नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी मनस्वी, जिसे लिखा है डॉक्टर लता अग्रवाल जी ने। बंगले के बाहर लॉन में प्रोफेसर निरंजन बड़ी बेचैनी से चहलकदमी कर रहे हैं। उन्हें घर आए पूरे 2 घंटे हो गए, मगर मनस्वी का कहीं कोई पता नहीं, ना ही कोई मैसेज छोड़कर गई। कहाँ जा सकती है? वह तो बेहद जिम्मेदार पत्नी है। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि प्रोफेसर साहब के घर आने का वक्त हुआ हो और वह उनकी अगुवाई के लिए घर पर हाजिर ना हो। मगर आज तो हद हो गई। बगैर किसी सूचना के कहीं आस पड़ोस में होती तो आ जाती अब तक। जाने क्या हो गया है मनस्वी को। पिछले 2 महीनों से उसके व्यवहार में कुछ कुछ बदलाव सा महसूस कर रहे थे प्रोफेसर साहब। जब से निशांत का घर में आना जाना हुआ है, मनस्वी कुछ बदल सी गई है। किंतु चाह कर भी मनस्वी की ओर से मन मैला नहीं करना चाहते थे वे। आखिर उनकी टूटते घरौंदों को मनस्वी के तप ने ही तो जिलाया है। दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर निरंजन ने जहाँ तक अपने जीवन दर्शन को पढ़ा है, जीवन उनकी नज़र में बेहद सरल और सहज है। कारण जीवन में कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव जो नहीं देखे उन्होंने। बचपन में पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, 2 भाई 1 बहन, छोटा परिवार, सो अभाव जैसी कोई चीज़ रही नहीं जीवन में। हंसता खेलता बचपन यूं ही गुजर गया। पढ़ाई पूरी होते ही कॉलेज में व्याख्याता की नौकरी मिल गई। पढ़ने में दिलचस्पी के रहते नौकरी के साथ ही पीएचडी कर ली। पैर पर खड़े होते ही माता पिता ने एक घरेलू पढ़ी लिखी लड़की देखकर विवाह कर दिया। सो जिंदगी की गाड़ी सही पटरी मिलते ही तेजी से दौड़ने लगी। पत्नी कुमुद उनके विचारों से सामंजस्य बैठाने वाली जो मिल गई। ईश्वर की कृपा से 2 फूल से कोमल बच्चे हो गए। बड़ा बेटा वंश और बेटी वंशिका का जन्म हुआ। पूरे 10 वर्षों तक जिंदगी की गाड़ी सर पर दौड़ी कि भाग्य का चक्र अचानक अपनी गति खो बैठा। पत्नी कुमुद दिल का दौरा पड़ने से चल बसी। प्रोफेसर साहब की हंसती खेलती दुनिया लुट गई। घर को मानो किसी की नज़र लग गई। 9 वर्ष की वंशिका और 7 वर्ष का वंश माँ के साये से महरूम हो गए। टूट गए थे प्रोफेसर साहब। क्या होगा अब? कैसे होगी परवरिश इन बच्चों की? महीने भर बहन रही, मगर सबके अपने घर संसार हैं। आखिर भारी दुख था। कोई कब तक साथ देता? और फिर भीड़ में रहने भर से भला कहीं दुखद स्मृतियों को भुलाया जा सकता है? अपने हिस्से का दुख तो इंसान को स्वयं ही भोगना होता है। 6 माह बीतते ना बीतते परिवार के लोग जोर देने लगे, भैया निरंजन अब दूसरा ब्याह कर लो, उसके बगैर नहीं गुजारा होगा। मगर प्रोफेसर साहब थे कि टालते जा रहे थे। दीदी, कैसे कर लूँ दूजा ब्याह? प्यार में पले ये मेरे फूल से बच्चे, क्या दूजी माँ की आंखों में इतना प्यार और दुलार होगा इनके लिए? तुम क्यों निराशा की बात सोचते हो? जरूरी नहीं दुनिया में हर सौतेली माँ बुरी ही हो। और फिर हम हैं ना, खोजेंगे कोई ऐसी लड़की जो घर बार के साथ साथ बच्चों को भी प्यार से संभाल ले। दीदी, मान लो आपकी बात पर यकीन कर भी लूं, अच्छी माँ मिल भी गई तो क्या बच्चे माँ को स्वीकार कर पाएंगे? दरअसल विमाता का भय बच्चों से अधिक प्रोफेसर साहब को था। क्या उनके दूसरे ब्याह के बाद घर में वैसा सामंजस्य बैठ पाएगा जैसा कुमुद ने ढाला था? रही बात उनके वैधव्य की, तो वे सोचते मैं अपना मन तो भगवान की सेवा में लगा दूंगा, मगर बच्चों को कोई पीड़ा न उठाने दूंगा। यही सब सोच ही थी जो वे विवाह के लिए बाट डाले जाते। आखिर घर की जिम्मेवारियां सर पर तो आनी ही थी। भले ही घर में नौकर चाकर लगा दिए हों, मगर फिर भी नौकर की बात नौकर की होती है। ऐसे में घर की बाकी की जिम्मेदारी उनकी नन्ही नाजो पली बेटी वंशिका पर आ गई। प्रोफेसर साहब उसकी मदद करते, मगर कितनी? देखते देखते 2 वर्ष बीत गए।
वे महसूस कर रहे थे कि उनकी अबोध बच्ची अपनी उम्र से कहीं अधिक और समय से पहले ही बड़ी हो गई है। वह बेचारी तो पापा का और घर का भरसक ख्याल रखती, सहेलियों के साथ खेलने की उम्र में नन्ही सी जान घर की जिम्मेदारियां निभा रही है। देखकर प्रोफेसर साहब का कलेजा मुंह को आ जाता। मन ही मन घुटते रहते प्रोफेसर साहब, क्या करें क्या ना करें, कि तभी बहन रामवती ने गांव का एक रिश्ता सुझाया। भैया, लड़की चौथी पांचवी पास है, घर से बहुत गरीब है। वक्त के थपेड़ों ने प्रोफेसर साहब को भी समझा दिया था कि बिना गृहिणी के घर चलाना कितना मुश्किल है। घर, नौकरी और बच्चों की जिम्मेदारी उठाना एक अकेले उनके बस की नहीं है। सो विचार कर बोले, दीदी, क्या वो लोग तैयार हैं इस रिश्ते के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सारी बात करके ही यहाँ आई हूँ। ऐसे घरों में माता पिता के लिए बेटी चिंता का कारण होती है। उनके लिए उनकी बेटी अच्छे घर चली जाए, इससे बढ़कर और बात क्या होगी। और फिर गरीब घर की लड़की है भैया, दब कर रहेगी, बच्चों को भी संभाल लेगी। अब मना मत करना भैया, अपने नहीं तो बच्चों के बारे में सोचो। और तुम्हारी भी अभी क्या उम्र है, 40 साल की उम्र भी कोई उम्र है? सारा जीवन पड़ा है सामने। हाँ बोल दो भैया। प्रोफेसर साहब ने सकारात्मक दृष्टि दिखाते हुए सोचा, गरीब घर की लड़की है तो निर्वाह कर ले शायद। फिर भी क्या उम्र होगी लड़की की दीदी? यही कोई 20-22 की होगी। उम्र तो बहुत कम है दीदी। अरे भैया, गरीब की बेटी की काहे की उम्र? और फिर गरीब है सो अच्छा खान पान पाएगी तो निभी रहेगी। किंतु प्रोफेसर साहब का दर्शन कह रहा था कि उम्र का यह फासला उचित न होगा। वहीं एक गरीब बेटी के माता पिता का दर्शन कह रहा था कि उम्र का लिहाज लेकर बैठे रहे तो बिटिया यहीं बुढ़ा जाएगी। और फिर यहाँ लड़के की उम्र ही तो ज़्यादा है, बाकी सारा सुख झोली में बैठे बिठाए पालेगी हमारी बिटिया। तीसरी ओर परिवार के लोगों का दर्शन कह रहा था कि गरीबी यूं भी बेटी के मुंह पर ताला डाल देती है, और क्या फ़र्क पड़ता है जो उम्र का तालमेल कुछ कमज़ोर है। अच्छा है, छोटी मोटी बहू घर में आएगी तो चहकती रहेगी, घर में रौनक बनी रहेगी, बच्चों में रमी रहेगी। तीनों के अपने अपने दर्शन थे। दुनिया के कठोर यथार्थ के आगे प्रोफेसर साहब का दर्शन हार गया। बाकी दोनों दर्शन जीत गए और मनस्वी घर की नई मालकिन व वंश तथा वंशिका की नई माँ बनकर घर में आई। गांव की काम की हुई लड़की थी, सो घर गृहस्थी का काम जल्द ही संभाल लिया। वंशिका और वंश की जिम्मेदारी भी बहुत अच्छी तरह संभाल ली और प्रोफेसर साहब की तीमारदारी में तो वह कोई कसर न रखती। नहाने के लिए बाथरूम में पानी से लेकर रात को बिस्तर पर दूध तक देने का काम पूरी निष्ठा से करती। प्रोफेसर साहब तो मनस्वी को पाकर निहाल हो गए और फिर उन्होंने भी अपनी ओर से मनस्वी के लिए कोई कसर बाकी ना रखी। क्या मान क्या सम्मान, घर के सारे निर्णय के लिए मनस्वी अधिकृत थी। एक से एक रेशमी साड़ियाँ जेवर से अलमारी पटी पड़ी थी, मगर मनस्वी ही थी कि कभी कुछ पहनने में रुचि ही ना लेती। सारे जेवर और साड़ियाँ अलमारी की शोभा पाते। उधर वंश और वंश का भी बड़े ही संस्कारी बच्चे निकले। माँ को सम्मान देने में वो भी कोई कसर न रखते। मनस्वी का सारा दिन पति, बच्चों और घर की देखभाल में गुजर जाता। रात होते होते इतना थक जाती कि बिस्तर पर जाते ढेर हो जाती। शहरी तामझाम से दूर भोली भाली मनस्वी पुरुष के संसर्ग को वहीं तक जान पाई थी जो प्रोफेसर साहब से पाया। प्रोफेसर साहब ठहरे आध्यात्मिक इंसान। उनके लिए तो उनका टूटता घर मनस्वी के आने से पुनः सजीव हो उठा, वही पर्याप्त है। इसके लिए वे ईश्वर का आभार मानते। समय भी सुख के लिबास में आगे बढ़ता जा रहा था। वंश और वंशिका कुशाग्र बुद्धि थे, हमेशा पढ़ाई लिखाई में अव्वल आते। वंशिका ने विदेश की पढ़ाई का वजीफा पाया तो प्रोफेसर साहब ने वंश को भी उच्च शिक्षा हेतु विदेश भेज दिया। घर एकदम सूना हो गया। प्रोफेसर साहब की तो उम्र हो चली थी। वे अपना अधिकतम समय लिखने पढ़ने में लगाते। धीरे धीरे उनका मन अध्यात्म की ओर जाने लगा। मनस्वी
जो अब तक घर के कामों में अपना मन उलझाए रखती थी, अब सारा काम खत्म। घर में 2 प्राणी, सो कितना काम, कैसे वक्त गुजारे। प्रोफेसर साहब तो लिखने पढ़ने के शौकीन और रहा सहा वक्त सत्संग में बिता देते। यूं वे पूरी तरह से दर्शन में खो गए। 58 साल के होने को आए, 2 साल रिटायर होने में बाकी थे। भगवान का शुक्रिया अदा करते कि जिंदगी के हर मोड़ पर उसने उन्हें टूटने से बचा लिया। अब तो थोड़े से ही दिन शेष बचे हैं जो भगवान की याद में बीत जाएं। इससे बेहतर भला क्या होगा। मगर मनस्वी, उसकी तो अभी उम्र ही क्या है, 36-37 साल। एक औरत की तो इस उम्र में जिंदगी की शुरुआत होती है। बाल बच्चों से निवृत्त हो उसे अपने बारे में कुछ सोचने का वक्त मिलता है। मनस्वी के पास अब अपने बारे में सोचने का वक्त था। घर का सूनापन खलने लगा था उसे। वह अपने आप को घर की 4 दीवारी में अकेला महसूस करने लगी। परिवार की जिम्मेदारियों में उलझते उसने कभी यह तो सोचा ही नहीं कि बच्चों के जाने के बाद उसका वक्त कैसे कटेगा। प्रोफेसर साहब उसकी इस मनह स्थिति को समझ रहे थे, समझदार और सुलझे विचार वाले जो थे, मगर क्या करते। सत्संग में मनस्वी को कोई रुचि ना थी, सो वह उनके साथ जाती ना थी। एक दिन स्वयं ही उसने प्रोफेसर साहब के सामने अपनी ख्वाहिश रखी। सुनिए, मैं अकेले घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी क्या करूँ। बचपन में मुझे संगीत से बहुत लगाव था, सीखना भी चाहती थी, मगर हालात नहीं थे ऐसे कि सीख पाती। अगर आप कहें तो अब। प्रोफेसर साहब को महसूस हुआ कि पुस्तकों में खोए रहकर उन्होंने कभी पत्नी के बारे में या उसके हुनर को जानने का कभी प्रयास ही नहीं किया। वे मनस्वी के लिए दिल से कुछ करना चाहते थे, अतः पहली बार मनस्वी ने उनसे कुछ इच्छा जाहिर की। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, मैं ज़रूर इसके लिए व्यवस्था करूँगा। खैर, उनके लिए यह कोई बड़ा काम न था। अपने ही विद्यालय से संगीत में विशारद की उपाधि प्राप्त निशांत उनका अच्छा शिष्य था। संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी वो नौकरी की भीड़ में शामिल न होकर अपनी ही ऑर्केस्ट्रा पार्टी तैयार कर प्रोग्राम देता रहा है। प्रोफेसर साहब को विश्वास था कि यदि वे उससे कहेंगे तो वह इनकार नहीं करेगा। उन्हें खुशी थी कि वे मनस्वी के लिए कुछ कर पाएंगे। सो अगली बार जब निशांत उनसे मिला तो उन्होंने उसे घर आने का न्योता दे डाला। शाम को निशांत जब प्रोफेसर साहब के घर पहुंचा तो उन्होंने उससे कहा कि संगीत सिखाओगे निशांत? किसे सर? मेरी पत्नी को। कहते हुए उन्होंने मनस्वी से निशांत का परिचय कराया। मनस्वी को देख एकदम हक्का बक्का रह गया निशांत। प्रोफेसर साहब की पत्नी, वह भी उनसे लगभग आधी उम्र की। खैर, मनस्वी को अभिवादन करते हुए उसने कहा, ठीक है सर, अगर मैडम की रुचि है तो मैं अवश्य सिखाऊंगा। मनस्वी ने खुश होकर कहा, कब से? कल से ही शुरू करते हैं। मगर अभी तो कोई सामान नहीं है हमारे पास। मेरा मतलब हारमोनियम, सितार। मैडम, आप उसकी चिंता ना करें, मेरे पास 2 सितार हैं। फिलहाल मुझे एक की ही आवश्यकता है। जब तक मैडम के पास सितार नहीं आ जाता, मेरे सितार पर वे रियाज कर सकती हैं। मैं कल सितार ले आऊँगा और कल से ही हम अपनी कक्षा आरंभ कर देंगे। वैसे मैं प्रोग्राम के सिलसिले में बाहर जाता रहता हूँ, मगर आप चिंता न करें, जब भी यहाँ रहूँगा आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊँगा। मनस्वी को मानो मन की मुराद मिल गई। वह बेसब्री से कल का इंतज़ार कर रही थी। सुबह ठीक 11 बजे निशांत आ पहुँचा। मनस्वी झट जलपान ले आई। निशांत ने माँ सरस्वती की आराधना कर श्री गणेश किया। पहली ही बार में निशांत ने महसूस किया कि मनस्वी के कंठ में मिठास है, सुरों की पहचान भी अच्छी है, अच्छी गायिका के लक्षण हैं उसमें, अतः उसे भी सिखाने में रुचि बढ़ने लगी। अब जब भी निशांत को समय मिलता वह आकर मनस्वी को नए सुर और उनका रियाज बता जाता, जिसे वह बड़ी लगन से खाली समय में करती रहती। वक्त काटने का उसे अच्छा माध्यम मिल गया। एक दिन संगीत सीखते हुए मनस्वी ने निशांत से कहा, कभी अपनी पत्नी को भी लेकर आओ, उनसे पहचान होगी, अच्छा लगेगा।
हंसते हुए निशांत ने कहा, मैडम, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ। क्यों भला? क्या कोई पसंद नहीं आई या फिर? नहीं, ऐसी बात नहीं। दरअसल जीवन की आपाधापी में कभी ध्यान ही नहीं गया। नहीं, ऐसी बात नहीं। दरअसल जीवन की आपाधापी में कभी ध्यान ही नहीं गया इस ओर। गुरु शिष्य की मर्यादित परंपरा में मनस्वी और निशांत का रियाज जारी था। संगीत की लय, ताल बैठाते बैठाते कब जीवन के सुर ताल सधने लगे, दोनों को पता ही ना चला। धीरे धीरे मनस्वी ने महसूस किया कि रियाज के दौरान निशांत जब उसकी उंगलियों को स्पर्श करता, तब उसके अंदर एक सिहरन सी होती है। निशांत की बातें उसे अपनी ओर खींचती हैं। उसके सानिध्य से उसमें एक उन्माद सा छा जाता है। जब निशांत संतूर के तारों को छेड़ता तो लगता मानो उसके दिल के तारों को छू रहा हो। उसके हल्के से स्पर्श से उसके मन के सारे तार झंझना उठते। उसके दिल से सैकड़ों सुर एक साथ निकल पड़ते। धीरे धीरे उसके जीवन में नई आशाओं का संचार होने लगा। जीवन के उपभोग की शक्ति जो दिनों दिन क्षीण होने लगी थी, आशा और तृष्णा का वह पेड़ जो धीरे धीरे सूख रहा था, निशांत के स्पर्श के छींटे पड़ते ही वह पेड़ पुनः सजीव हो उठा है। उसमें नई कोपलों का प्रस्फुरन होने लगा। आखिर निशांत भी एक पुरुष ही था। नारी देह का स्पर्श भला कैसे उसे रोमांचित न करता। अतः प्रेम की आग दोनों ओर लग चुकी थी। वैसे भी अक्सर निशांत का समय सुबह 11 बजे का होता। तब तक प्रोफेसर साहब कॉलेज जा चुके होते। एकांत के पल दोनों की अनुभूतियों को और भी गहरा देते। संगीत के बजाय दोनों की रुचि अब एक दूसरे के सुर मिलाने में होने लगी। यूं तो निशांत कोई बहुत खूबसूरत ना था, मगर सांवले व्यक्तित्व में एक आकर्षण था, और जवान भी, जिसका अभाव मनस्वी के जीवन में सदा रहा। मनस्वी के मन में निशांत का ऐसा बिंब बैठा कि ना चाहते हुए भी वह रात के सन्नाटों में, तन्हाइयों के बीच, वह जाने अनजाने उसके जीवन में झांक जाता और आदर्श गृहस्थ जीवन जीने वाली मनस्वी को बोध करा देता कि अब तक वह एक अर्ध सत्य को जीती रही है। कुछ है उसके भीतर जो बार बार उसे रीतेपन का एहसास कराता है, किंतु किसी पल में उसे अपने नारित्व की सीमा का एहसास हुआ था, तो दूसरे ही पल मन कहता वह कोई सन्यासिनी तो नहीं। संसारिक आसक्ति उसके रोम रोम में आना स्वाभाविक है। ये कोई पेंसिल से खींची रेखा नहीं जिसे कोई जब चाहे रबड़ से मिटा दे। यह प्राकृतिक मांग है। आज जब प्यार मोहब्बत के रंग उसके जीवन में उतरना चाहते हैं, खुशियाँ और उमंग उसके दरवाजे पर दस्तक देना चाहती हैं, तो ऐसे में दिल के दरवाजे बंद रखने का भला क्या औचित्य। यूं आदर्शों की डोर में बंद कर खुद को होम कर महान बनने का शौक नहीं उसे। आज तक जिंदगी के सच्चे सुख से महरूम रही है वह। माना प्रोफेसर साहब से उसे कोई शिकायत नहीं, मगर उनके संग रहकर जीवन को जीने की उमंग भी तो नहीं। ऐसा लगता है दो जिंदगियां एक दूसरे के करीब समानांतर हैं, किंतु बिल्कुल खामोश, बिना किसी विवाद और स्नेह के एक अर्थहीन जीवन जी रही हैं। नदी का जल बिना किसी किलोल के अपनी निर्धारित दिशा में सतत प्रवाहमान है, जिसमें ना कोई लहर है ना उफान। उधर प्रोफेसर साहब मनस्वी को खुश देख सुख का अनुभव कर रहे थे। दरअसल यही उनका दर्शन धोखा खा बैठा। जिसे वह शांत सरिता समझ बैठे थे, वहाँ दरअसल जाने कब से भीतर ही भीतर अतृप्तियों का लावा तैयार हो रहा था। धीरे धीरे निशांत के प्यार का रंग मनस्वी के व्यवहार और फिर चेहरे पर झलकने लगा। अब तक जो सुंदर सिल्क की साड़ियाँ वंशिका के बार बार कहने पर भी उसने कभी तन पर न डाली, अब रोज सुबह उठते ही उसका ध्यान अपने साज श्रृंगार पर होता। अपने को सुंदर दिखाने के हर उपाय वह आजमाती। लगता था यह बंद कली खिलना चाहती है। किसी भंवरे का उसे भी इंतजार रहता। उसे एहसास हो गया था कि पुरुष के संसर्ग के बिना नारी जीवन में आनंदोत्सव नहीं। वह इस सुख को पा लेना चाहती थी।
अब तक तो वह सीमेंट की भांति इस घर की टूटी बिखरी दीवारों को जोड़ती रही, मगर अंदर ही अंदर वह कितनी टूटी, इसका एहसास भला किसे हुआ। प्रोफेसर साहब ने भी दूसरी शादी के पहले ही अपना ऑपरेशन करा लिया था, ताकि अपने बच्चे के मुंह में कहीं मैं वंशिका और वंश में फ़र्क न करने लगूं। अब जब जीवन में एकांत की कसक सालने लगी तो एहसास हुआ कि यह तो प्रोफेसर साहब की सरासर जाति थी। आज उसके पास कहने को अपना भी कोई होता, उसी में अपने जीवन का सहारा खोज लेती। सच्चाई तो यही है कि अब तो वह ऐसे पतझड़ के साए में खड़ी है जिसमें कितना भी पानी डालो बाहर ना आने की। बस इसी सोच से दोनों के बीच एक अनकही खामोशी सी व्याप्त होने लगी। दोनों के बीच लंबा फासला खींचता जा रहा था। रात आती मगर दोनों के बीच से यूं ही खामोश गुजर जाती। देखने को पलंग पर दो शरीर पास पास लेटे हैं, मगर उनके बीच अनंत दूरी है। ऐसे में मनस्वी के अंदर की औरत चाहती कोई हो जिसके एक कंधे पर सर रख वह अपनी पीड़ा व्यक्त कर सके, कोई प्यार से उसे सहलाए, बाहों में लिटाए। मगर कौन? प्रोफेसर साहब तो गहरी नींद के आगोश में समा चुके होते। मनस्वी के मन की वेदना सिसकियों में उमड़ पड़ती और वह आंचल को मुंह में दबाए आंखों से धार धार आंसू बहाती। मगर अफसोस, वहाँ उसके आंसू का मोल करने वाला कोई न होता। खुद ही खरीदती, खुद ही बेचती। ऐसे में निशांत का आना उसके लिए उत्सव से कम न होता। परिवार के प्रति कर्तव्यों के जिस बंधन ने अब तक मनस्वी को बांध रखा था, वह निशांत के प्रेम और प्रणय के आगे कुछ ढीले पड़ते जा रहे थे। आग दोनों ओर बराबर लगी थी। एक दिन वह भी आया जब मनस्वी ने अपने आप को निशांत को समर्पित कर दिया। एक दूसरे के स्पर्श से दोनों के भीतर धधकती जिस्मानी आग ने उन्हें समाज की मर्यादाओं को भुलाने पर विवश कर दिया। वास्तव में उस दिन मनस्वी पुरुष संसर्ग के सही सुख को जान पाई। अब तक तो वह केवल संस्कारों के निर्वाह में पति की सहचरी रही थी। पुरुष के सानिध्य से आया उसके यौवन में परिवर्तन प्रोफेसर साहब को भी कुछ कुछ आभास दे रहा था। आखिर पढ़े लिखे तजुर्बेकार दर्शन शास्त्री जो थे, मगर वे बगैर किसी आधार के मनस्वी के चरित्र को धूमिल करना नहीं चाहते थे। आखिर उसने उन्हें और उनके परिवार को अब तक कभी शिकायत का कोई अवसर नहीं दिया। आज वही मनस्वी ना जाने कब से घर पर बगैर बताए जाने कहाँ गई है। प्रोफेसर साहब की चिंता बढ़ने लगी। मन तरह तरह की शंका से घिरने लगा। तभी निशांत का टू व्हीलर आकर रुका, जिसकी पिछली सीट से मनस्वी उतरी। उसके चेहरे पर कहीं संकोच या ग्लानि का भाव न था। निशांत मनस्वी को छोड़कर चला गया। प्रोफेसर साहब ने राहत की सांस ली। मनस्वी के चेहरे पर न घबराहट थी, न चोरी पकड़े जाने का भय। सो प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाहकर भी हिम्मत न कर पाए। मनस्वी का आत्मविश्वास देख उनका विश्वास डगमगा गया। कहीं उनका अंदाज़ा गलत हुआ तो? वहीं आज मनस्वी मन में निश्चय कर चुकी थी कि वह किसी तरह अपने मन की बात प्रोफेसर साहब को कह देगी। कुछ नहीं छिपाएगी। उनसे वो चाहे अपनाएं या सजा दें, सह लेगी। किंतु घर के कामों से निवृत्त हो जब वह कमरे में पहुंची, यह क्या, प्रोफेसर साहब तो सो चुके। वह काफ़ी देर तक प्रोफेसर साहब का चेहरा गौर से देखती रही। कितने निश्चल, शांत, अपनी जिंदगी में चल रहे भूचाल से बेखबर। शायद मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए कोई बुरा ख्याल नहीं आया उनके मन में। हाँ, ये विश्वास ही है, वरना प्रोफेसर साहब जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिन्होंने जीवन दर्शन पर कई किताबें न केवल पढ़ी हैं बल्कि स्वयं लिखी भी हैं, फिर खुद ही अपने सवालों के मकड़ जाल में उलझने लगी। अगर ऐसा है तो उन्हें जीवन के इस पहलू का भी ज्ञान होना चाहिए ना। क्या वो नहीं जानते कि जीवन में नारी को अच्छा पहनने, खाने के अलावा और भी तृष्णा होती है। जीवन की भौतिक सुविधाओं के अतिरिक्त भी जिंदगी में कुछ व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं जिनके बगैर जीना बड़ा दुश्वार हो जाता है। छी, कैसी बेहाई की बात है। कैसे कह पाऊंगी यह सब प्रोफेसर साहब से। बहुत सम्मान करती हूँ उनका,
परिवार के किसी बुजुर्ग की भांति। हाँ, बुजुर्ग ही तो। पति से एक बार निकटता भी होती है, मगर उसके और प्रोफेसर साहब के बीच वह निकटता कभी आ ही ना सकी। वह तो पढ़ी लिखी भी नहीं कि भावनाओं को शब्दों का लिबास पहना सके। फिर कैसे? मन की बात क्या आज भी ना कह पाऊंगी? कैसे कह दे सम्मान जो करती है उनका? मगर क्या हो भीतर की नारी का, जो ना जाने क्यों बगावत पर आमादा है। ये वही प्रोफेसर साहब हैं जिनके लिए तू हर करवा चौथ पर लंबी उम्र की दुआ मांगती आई है, जिन्होंने तुझे समाज में मान सम्मान दिया, कोख का सुख न सही मगर दो प्यारे और आदर्श बच्चों की माँ होने का गौरव दिया। हाँ, तो मैंने भी तन मन से अपना फर्ज निभाया है। फिर मैं कहाँ इनकार करती हूँ। मेरे जीवन में उनका जो स्थान है वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। मगर इस मन का क्या करूँ जो कुछ पल निशान के साथ रहना चाहता है। उससे मिलकर मेरे जीवन में एक नई चेतना आई है। जिंदगी को अब निकट से जाना है मैंने। कहते हैं प्यार एक एहसास है जो भावनाओं से उपजता है। ना ही वह दस्तक देकर आता है और ना ही उसकी कोई उम्र होती है। वह जीवन के किसी भी मोड़ पर हो सकता है। मैंने भी यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, बस हो गया। मेरे जीवन में भी यह 40 पार होते होते आया है। वह भी पहला पहला प्यार जिसे एक स्त्री हर हाल में पा लेना चाहती है। मैं जीवन के ये खास पल अपने आंचल में समेट लेना चाहती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके हैं। यह बात नहीं कि उसे अपने स्त्री धर्म का एहसास नहीं, मगर विवश थी अपने भीतर की वो औरत। क्या करे उसका, जो कभी तो उसे संस्कारों का स्मरण करा उस पर ग्लानि की चादर डाल देती है, तो कभी अपने अधूरे एहसासों का बोध करा छलती है उसे। ऊपर से एक मन है कि जीवन के सफ़र में कुछ पल हम सफ़र निशांत को बनाना चाहता है। उफ, कितना उलझ कर रह गई है जिंदगी। कभी सोचती क्या होगा जब प्रोफेसर साहब को और समाज को पता चलेगा। बेचारे प्रोफेसर साहब, शायद उन जैसा व्यक्ति इस जिल्लत को सह न पाए। और नहीं, उसके सामने खड़ा उसका अपना ही अक्ष उसे आईना दिखाता। हाँ, मनस्वी, ये दूसरा पहलू है। अगर भगवान न करे प्रोफेसर साहब को कुछ हो गया तो वो बच्चे जिन्होंने तुम्हें माँ का दर्जा दिया, क्या अपनाएंगे तुम्हें? वो समाज जो अब तक तुम्हें प्रोफेसर साहब की ब्याहता के रूप में सम्मान देता आया है, तुम्हें स्वीकार कर पाएगा? स्वयं तुम्हारे माता पिता तुम्हारी इस हरकत पर क्या समाज को मुंह दिखाने के काबिल रह पाएंगे? फिर वो निशांत जिसे तुम अच्छी तरह जानती भी नहीं, उसके लिए तुम ये कदम उठाना चाह रही हो। कहीं उसका वो प्यार, वो अपनापन कुछ पल का जुनून निकला तो वो भी तुम्हें छोड़ जाएगा। उसके जीवन में संभव है कोई और औरत आ जाए, शायद पत्नी। तो फिर क्या होगा तेरा? अचानक कई सवालों ने घेर लिया मनस्वी को। चाह कर भी वह इन गुत्थियों से निकल नहीं पा रही थी। एक भारतीय पत्नी का दायित्व, उसके संस्कार रह रह कर उसे कटघरे में ले जाते, जहाँ से उसे कोई रास्ता अपने मनोकूल नजर न आ रहा था। आखिर खूंटे से बंधी गाय ही तो है वह। जिस तरह गाय के लिए दूसरा खूंटा नहीं होता, उसकी रस्सी में सिर्फ उतनी ही गुंजाइश रखी जाती है जिससे कि वह अपने खंभे के इर्द गिर्द घूम सके, उसी तरह औरत के लिए भी कोई दूसरा खूंटा नहीं। खूंटा तोड़ने वाली गाय को आवारा मवेशी की संज्ञा दी जाती है। वो भी उस समाज का हिस्सा है जहाँ समाज ने उसके लिए एक चौखट तैयार कर रखी है, और एक नारी के लिए इस चौखट को लांघना असंभव नहीं तो इतना आसान भी नहीं है। कम से कम उसमें तो वो हिम्मत नहीं। रात देर तक मनस्वी अपने सवालों के जवाब खोजती रही। जाने कब आंख लगी। नई सुबह का नया सूरज खिड़की से झांक रहा था। दूध वाले की घंटी का स्वर सुनकर मनस्वी फौरन उठी और दूध का बर्तन लेने रसोई की ओर चल दी। देखा प्रोफेसर साहब पहले से ही दूध की तपेली लिए खड़े हैं। रात देर तक जागती रही हो, शायद इसीलिए
सोचा कुछ देर और सोने दूं। हाँ, कुछ समय के लिए आंख लग गई थी, मगर अब मैं जाग गई हूँ। आप बैठिए, मैं चाय बना लाती हूँ। अभी आप सुन रहे थे कहानी मनस्वी। आशा है कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।